1970 के दशक में सलीम जावेद ने एक किरदार जनता के सामने रखा था, एंग्री यंग मैन। वो सिनेमा में था। अगर आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई एंग्री यंग मैन देखना चाहे 2016 में, तो वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। उनको तालियों से स्वागत कीजिए। अरविंद, शुरू करते हैं उसी एंग्री यंग मैन से। क्या वजह है कि डीमोनेटाइजेशन और नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आता है? क्या वजह है? मुझे गुस्सा नहीं आता, पूरा देश गुस्से में है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मैं पंजाब गया था। अमृतसर के पास एक गांव है। उस गांव में एक किसान रहता है। उस किसान के घर गया। उस किसान ने पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बैंक में 5 लाख रुपए जमा किए थे। बेटी की शादी होने वाली थी अभी। इतने में नोटबंदी का ऐलान हो गया। वो बैंक गया पैसे निकलवाने के लिए। बैंक मैनेजर ने पहले दिन मना कर दिया। दूसरे दिन फिर गया तो उसको 2,000 रुपए दिए। तीसरे दिन अपनी बेटी को भी साथ लेके गया। दोनों बाप और बेटी बैंक मैनेजर के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत उसके पैर पकड़े। बैंक मैनेजर ने कहा कि मेरे पास टोटली 3 लाख रुपए आए हुए हैं, मैं आपको कैसे दे दूं। वापस आके घर आके उस किसान ने खुदकुशी कर ली। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस किसान ने कौन सा काला धन कमाया था। उसके 5 लाख रुपए पूरी जिंदगी की उसकी सेविंग्स थी। 84 लोग या तो आत्महत्या, उनकी मौत हो चुकी है नोटबंदी की वजह से, या तो आत्महत्या कर चुके हैं, हार्ट अटैक हो चुके हैं, किस्म किस्म के। कौन जिम्मेदार है इसका? और जो 4 कारण बताए गए थे जब प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था, इससे भ्रष्टाचार दूर होगा, इससे काला धन दूर होगा, इससे आतंक के पैसे में कमी आएगी, नकली नोट बंद होंगे। आज वो चारों ही गलत साबित हो गए। भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ। पहले 1000 के नोट में होता था, अब और ज्यादा सहूलियत हो गई। अब तो 2-2 हजार के नोट में पहले एक आदमी को 1 लाख की रिश्वत देने के लिए 100 नोट ले जाने पड़ते थे, 85 नोट ले जाने पड़ते हैं। काला धन भी कम नहीं हुआ। उल्टे मुझे लगता है पिछले 20-25 दिन में जितनी कालाबाजारी देश के अंदर बढ़ी है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। हर चीज की कालाबाजारी, डॉलर की कालाबाजारी हो रही है, सोने की कालाबाजारी हो रही है, 2000 के नोटों की कालाबाजारी हो रही है। इतनी कालाबाजारी हो गई है, काला धन भी कम नहीं हुआ। कह रहे थे आतंक का पैसा कम होगा, आतंकवादियों के पास भी 2000 का नोट ऑलरेडी पहले ही पहुंच गया। आपके पास, आपकी जेब में 2000 का नोट नहीं होगा, आतंकवादियों के पास ऑलरेडी पहुंच गया, पकड़े जा रहे हैं वो। कह रहे थे नकली नोट बंद होंगे। अब जितनी रेड जितनी सामने आ रही है, सबसे ज्यादा नकली नोट बीजेपी वालों के यहां मिल रहे हैं। नकली नोट खूब आ गए हैं मार्केट में। आरबीआई के पास उतनी मशीनें नहीं है जितनी नकली नोट छापने वालों के पास मशीनें हैं। नकली नोटों की खूब भरमार। तो वो जो चारों कारण थे, वो चारों कारण तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी नोटबंदी ये कालाबाजारी और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं की गई थी। अगर वो करनी होती, भ्रष्टाचार खत्म करना होता, तो 2-4 बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था ना, जिनके पास एक्चुअली काला धन है। 2-4 बड़े बड़े लोगों को, रॉबर्ट वाड्रा कितना प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले बोला था, उसको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? 648 लोगों की स्विस बैंक की लिस्ट 2011 में कांग्रेस के टाइम में आई थी। 648 लोगों की लिस्ट है। उसमें देश के सारे हुज हू हैं। पहले कांग्रेस ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, अब मोदी जी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। उन 648 लोगों के बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ है प्रधानमंत्री जी के पास, उनके पास फाइल है। उनके ऊपर एक्शन लें, उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते। तो आपको ऐसा लगता है कि काला धन और भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन नहीं लेना था। मकसद कुछ और था, नीयत कुछ और थी। वो क्या थी? वो अब धीरे धीरे लोग पूछने लगे हैं कि इस पूरी की पूरी नोटबंदी का मकसद क्या था। वो समझना बहुत जरूरी है। जो सामने डेटा सामने आ रहा है कि 8 लाख करोड़ रुपए के
बैंकों के अंदर स्ट्रेस्ड एसेट्स थे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, इस देश के अरबपतियों ने, इस देश के अमीरों ने बैंकों से लोन लिया। उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन वो डकार गए। सीएजी की एक स्पीच है 3 महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें से 50% विदेशों में चला गया है और 50% फ्रॉड करके लिया गया है, ये वापस नहीं आने वाला। तो अब आपको लाइनों में लगा लगा के जो कहा जा रहा, इन्होंने फिर बैठ के ये पूरा षड्यंत्र रचा। सबसे पहला काम तो इन्होंने किया कि बीजेपी ने अपना पैसा सारा ठिकाने लगा दिया, सारी जमीनें खरीद ली पूरे देश के अंदर। फिर अपने दोस्तों को बता दिया भाई 8 तारीख को होने वाला है, अपना अपना पैसा ठिकाने लगा लो। उन्होंने भी अपना पैसा ठिकाने लगा लिया और फिर 8 तारीख को नोटबंदी का ऐलान कर दिया। अब सारी जनता लाइनों में खड़ी है और जो लाइनों में जनता खड़ी है वो पैसे जमा करा रहे हैं। अब बता रहे हैं 12 लाख करोड़ तो आ गए, इसमें से 8 लाख करोड़ अब ये जो लोन खराब हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, स्ट्रेस्ड एसेट्स, इनको माफ करने के लिए जाएगा। तो ये तो धोखा हो गया बहुत ज्यादा लोगों के साथ। और विजय माल्या, उनका तो आपने नाम सुना ही है। विजय माल्या जी, उनके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का लोन था, 9,000 करोड़ का लोन था, और एक दिन उनको देश से भगा दिया। कह रहे हैं पता नहीं चला, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होता है, सिक्योरिटी होती है, वो देश से भाग गए, पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? अब कह रहे हैं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं वापस, लंदन से बातचीत चल रही है, उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाने की अगर एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं, पिछले हफ्ते विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए और माफ कर दिए, तो फिर ये कैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं? एक मिनट, कैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो अब प्रश्न ये उठता है कि विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए माफ किया, कुछ तो क्विड प्रो को होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे ही थोड़ी कर देता आजकल कोई माफ। विजय माल्या के लोन्स माफ नहीं हुए हैं, राइट ऑफ हुए हैं, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए हैं। सरकार ने साफ कहा ये पार्लियामेंट में कि वो लोन्स माफ नहीं हुए हैं, वो केवल बैंकिंग सिस्टम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, राइट ऑफ अभी तक नहीं हुए। एक पॉइंट पे आते हैं, हमें आता एक मिनट, एक पॉइंट पे आते हैं। आपने विजय माल्या का मामला उठाया, मैं और 2 मामले आप पहले मैंने सोचा कि आपको मैं पूरा कर लूं, मैं थोड़ा नहीं, आपको मैं पूरा करने दूंगा, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे रिस्पांस करना चाहिए। आप बताइए। विजय माल्या का आपने कहा कि एक एंट्री करी है, लोन माफ नहीं किया है। मेरा मोदी जी से निवेदन है कि इस देश के सारे किसानों की भी वही एंट्री कर दो जो एंट्री आपने इनकी करी है। इस देश में जितने लोगों ने कार का लोन ले रखा है, एक किश्त अगर कार के लोन की वो हो जाए, बाउंसर भेज देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विजय माल्या के पास कितनी बार बाउंसर भेजे थे? आप जितने लोगों ने कार के लोन ले रखे हैं सबकी यही वाली एंट्री कर दो जो आप एंट्री कह रहे हो। मेरे को तो समझ नहीं आता है वेविंग होता है कि राइट ऑफ होता है। नहीं, यही वाली एंट्री, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस और टैक्स ऑफिसर रहे हो, आप जानते हो एंट्री क्या होती है और क्या राइट ऑफ होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बेवकूफ बना रहे हैं वो हमको। यही वाली एंट्री किसानों की कर दो, जिन्होंने घरों के लोन ले रखे हैं, बेचारों ने, छोटे छोटे आदमी, मिडिल क्लास के लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, उनकी सबकी यही वाली एंट्री कर दो जो एंट्री आपने विजय माल्या की करी है। उनके लिए तो बाउंसर जाते हैं और विजय माल्या के लिए हवाई जहाज जाता है उनको लंदन छोड़ने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। तो एक मन में प्रश्न उठता है, देखिए मेरे मोदी जी से 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो मैं हमेशा समझता था कि मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों में ये जो सहारा और बिड़ला की डायरीज आई हैं, आज वो डायरीज लेके आया हूं मैं। ये जो डायरीज आई हैं, इन्होंने एक मन में शक पैदा कर दिया है कि मोदी जी क्या वाकई ईमानदार हैं। बिड़ला के यहां रेड हुई 15 अक्टूबर 2013 को। उस रेड के अंदर कुछ कागज मिले, कुछ लैपटॉप मिले, कुछ मिले। उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई। ये मेरी नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, इसको अप्रेजल रिपोर्ट बोलते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट दिस एविडेंस इज नॉट गुड इनफ, इज नॉट क्रेडिबल। आप नॉन क्रेडिबल एविडेंस ला रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब प्रशांत भूषण कोर्ट के सामने गए थे। अभी तो हियरिंग चल रही है, यानी मैटर सब जुडिस है। आप आज लोगों के सामने ये रख रहे हैं। मेरा ये कहना है
कि मेरे को कुछ रख चीज तो लेने दो, आप इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे नहीं, मैं कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं हो? मेरे को बिल्कुल रख लेने तो फिर आपको मैं पूछ बड़ा लेंगे। शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं। तो शांत रखो थोड़ा सा फिर। मैं नहीं, मैं जनता के सामने केवल फैक्ट्स रख रहा हूं हाँ, कि ये बहुत अच्छी सुप्रीम बात है। कोर्ट के भाई, सामने ये सुप्रीम मामला कोर्ट में उठा चल है रहा है। और वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस एविडेंस डज नॉट स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मेरा कहना है कि लैपटॉप मिला, उस लैपटॉप के अंदर एक एंट्री थी, वो एंट्री में उनके बिड़ला के यहाँ एक लैपटॉप मिला, उसमें एंट्री है 2013 की। 2013 में मोदी जी गुजरात के सीएम थे। इसमें लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब गुजरात सीएम को 25 करोड़ देने हैं, 12 दे चुके और बाकी हैं। अब ये सही है कि गलत है मैं नहीं कह रहा, मैं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, उसके बाद जांच होती है, पर जांच तो होती है। 2 साल हो गए, इसकी जांच दबा दी गई, इसकी जांच नहीं होने दी गई। उसमें फिर शक होता है कहीं ये एंट्री ठीक तो नहीं है। नहीं तो ये लोग मेरे ऊपर इतने आरोप लगाते हैं, रोज कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। जब भी मेरे ऊपर आरोप लगता है मैं कहता हूं जांच करा लो। हमारे 15 एमएलए के ऊपर आरोप लगे, हमने कहा जांच करा लो, क्योंकि डर नहीं था, हमने कुछ किया नहीं था। अगर आपको डर नहीं था तो जांच कराते। उसी तरह से सहारा के यहां रेड हुई 22 नवंबर 2014 को। उस कमरे से, जो सहारा के यहां रेड हुई, इस कमरे से 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। वहीं से कुछ कागज मिले, वो कागज मैं लेके आया हूं। इस कागज पे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स के साइन है, इसमें सहारा के रिप्रेजेंटेटिव के साइन है और 2 गवाहों के साइन है। इस कागज में लिखा है कि कितना पैसा किस किस पॉलिटिशियन को गया। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं। अरविंद, हमने शुरू 1 मिनट 2 मिनट दे दो मेरे को, चलिए। वो उनको मजा आएगा। नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि इसमें लिखा है, आप प्रमाण पत्र से जाइए। मैं उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह, 1 मिनट सुन तो लो, 2 मिनट दे दो मेरे को। इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2000, ऐसे लग रहा है जैसे रोज ही पैसे आ रहे हैं। इसमें 7 एंट्रीज हैं मोदी जी के नाम की और 40 करोड़ 10 लाख रुपए की एंट्रीज हैं। फिर से मेरा क्वेश्चन है, ये ठीक है कि गलत है मुझे नहीं पता। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ये आपने किसी को बदनाम कर दिया, तो खुलेआम जनता के सामने कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, और अब आप कह रहे हैं कि ठीक है या गलत है ये बाद में पता चलेगा। ये नहीं चलेगा ना। अगर मैं ये बात, आपकी बात एक मानता हूं, अगर आप कहें जांच होनी चाहिए, मैं भी वही उसी पे लेकिन सवाल ये है जब आप किसी का नाम लेते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर सब जुडिस था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था उस समय कि ये मामले में कोई दम नहीं है, उसके बाद अगर आप उठाते, इसका मतलब है आप एक तरह से किसी पर आप सस्पिशन डाल रहे हैं ताकि आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट में राजनीति नहीं चलती, कोर्ट में चाहिए एविडेंस। आप जनता को इस तरह से एक तरह you can fool the people but you may not be able to necessarily fool the courts. आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सही है। जब आप जांच कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, अदरवाइज आप जनता के सामने जाकर ये कह रहे हैं, ये गलत है। अब मैं बोलूं? बोलो। एक्चुअली इंटरव्यू तो मेरा है, वो बोल रहे हैं ज्यादा। तो ये रेड हुई 22 नवंबर 2014 को, उसके बाद भी 2 साल हो गए। जो हवाला केस आया था उसमें जजमेंट था कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस तरह से कोई डायरी मिलती है तो उनको तुरंत उसको सीबीआई में भेजना चाहिए जांच करने के लिए। 2 साल हो गए, इसकी जांच नहीं हुई, और इसकी जांच को रोकने के लिए जितने षड्यंत्र किए गए, ऑफिसर्स की ट्रांसफर की गई, नए ऑफिसर्स, वो सारा मेरे पास चिट्ठा है। कमिश्नर बदले गए, जो इस केस को देख रहे हैं कमिश्नर, वो जेटली जी को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, बीच में चीफ कमिश्नर को, चेयरमैन को रिपोर्ट नहीं करते।
जो इसको असेसिंग ऑफिसर देख रहे हैं, सेटलमेंट कमीशन के अंदर अब ये केस गया हुआ है। जो बोर्ड था सेटलमेंट कमीशन का 3 मेंबर बोर्ड, उसमें 1 मेंबर इनकन्वीनियंट था, उसको ट्रांसफर करके चेन्नई भेज दिया। अभी क्यों आप जांच क्यों नहीं होने देते? इससे शक पैदा होता है कि कहीं ये सही तो नहीं है, और अगर ये सही है तो कहीं विजय माल्या को भी क्विड प्रो करके इसीलिए तो भगाया नहीं गया था। ये 8 लाख करोड़ लोग लोन जो माफ किए जा रहे हैं, ये भी, इसमें भी क्या क्विड प्रो को इन्वॉल्व है? ये सारे क्वेश्चंस, बिकॉज आज जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसका जो इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर पूरी नोटबंदी का, इसको आप समझ ही नहीं पा रहे। सरकार कहती है अरविंद जी, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, यानी अगर कुछ महीनों के लिए, वित्त मंत्री कहते हैं 2 क्वार्टर के लिए थोड़ी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकती है, थोड़ा बहुत लोगों को परेशानी, दर्द हो सकता है, लेकिन आखिर में हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। देश बदल रहा है उनका कहना है, और हमें बदलते देश के साथ बैंकिंग सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, लोगों को अपने माइंडसेट्स बदलने पड़ेंगे। आप मानते हैं? सर, सारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, सारे मार्केट बंद हो रहे हैं, मंडी के अंदर सब्जी नहीं आ रही है, जितने ट्रक आया करते थे, सारे कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्लोजर के कगार के ऊपर है, इकोनॉमी का बुरी तरह से स्लो डाउन हो चुका है। सारे दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो आप कह रहे हो कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वैसे ही आप भी अब कह रहे हो मुझे 50 दिन दे दो। एक बूढ़ी अम्मा मिली मेरे को, वो कहती है कि हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा किया करो, सब ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हो मोदी जी की एक फोटो लगा लो, 50 दिन दे दो और अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मैं सोचने वाला, सब लोग सोचने वाले प्राणी, हम समझना चाहते हैं कि आज 30 दिन हो गए, इन 30 दिनों में कितना काला धन आया, पता तो चले। भाई कह रहे थे काला धन आएगा, काला धन आएगा, 30 दिन में एक नए पैसे का काला धन नहीं आया, तो 50 दिन में कैसे आ जाएगा? कह रहे हैं 12 लाख करोड़ तो आ गया ऑलरेडी, 14 लाख करोड़ आना है, ये तो 14 से ज्यादा ही आ जाएगा। तो फिर कहां से काला धन आ रहा है? आप ये बताओ कि ये इकोनॉमी कैसे सुधरेगी? इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी। पिछले 1 महीने के अंदर देश 20 साल पीछे चला गया है। लोगों का जो डिस्ट्रेस है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो।